गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आप लोगों के साथ आपका जो चैप्टर है, हम आपका 4th चैप्टर जो है वो कर रहे थे, तो उसे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। प्लस इसके मैंने आप लोगों के साथ जो एक्चुअल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे। तो आज मैं इसी सेम चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, लॉन्ग टाइप आंसर्स जो होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको क्या करना है, कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, वो मैं बताऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे मतलब एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो आपको पता है कि CBSE पैटर्न है, तो आपको कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो सो बी रेडी। तो आपने और भी जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे इस चैप्टर के, वो बच्चे आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे। जैसे आपको कैरेक्टर्स हो गए, थीम हो गए, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन व्यू, इलस्ट्रेट योर आंसर्स विद एग्जाम्पल। तो आपको मैंने जब हमने चैप्टर रीड किया था उस टाइम भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करवाई थी कि चाइनीज़ जो है उनकी कैसे पेंटिंग होती है और जो यूरोपियन होती है उनकी पेंटिंग कैसी होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जो वो पेंटिंग करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और यूरोपियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो यही यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, और आपको आंसर देना है विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में भी आपको पता ही है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें दी गई है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग इज मीन टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ सीन, वेयर एज अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच। तो वो क्या कहते हैं कि वेस्टर्न जो है वो हमें क्या बताती है, एक्चुअल व्यू ऑफ सीन, कि जो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया होता है, जो भी उन्होंने पेंट किया होता है, ठीक है, जो भी उन्होंने ड्रा किया होता है वो हमें एक्चुअल दिखाते हैं। वो ये नहीं है कि उसमें इमेजिनेशन भरी हो। लेकिन कहते हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है, लैंडस्केप जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इमेजिनेशन के ऊपर। वो बनाते कुछ और हैं लेकिन वो हमें मतलब शो कुछ और करवाना चाहते थे। वो कहते हैं जितनी आप इमेजिनेशन इसमें लगा सकते हो आप इसमें लगाओ, कि यहाँ पे ये चीज़ है, अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इमेजिनेशन के ऊपर हो गई, इनर के ऊपर हो गई, और स्पिरिचुअल अप्रोच के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट कहते हैं द चाइनीज आर्ट एम्स एट अचीविंग द एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, वाइल द यूरोपियन form of art is trying to achieve a perfect illusionistic likeness। तो कहते हैं कि जो चाइनीज़ होते हैं उनका एम क्या होता है, एम एट अचीविंग द असेंस ऑफ, कि जो इनर असेंस हमारी होती है, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर होती है उसको अचीव करना, ठीक है, अपना मतलब ध्यान लगा के उस चीज़ को अचीव करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो हमें सिर्फ क्या दिखाते हैं, जो चीज़ उन्होंने बनाई होती है वही चीज़ हमें दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ही आंखों से वो आप लोग देखो, आप अपनी इमेजिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहता था यूरोपियन पेंटर्स वांट टू व्यूअर्स टू वायर हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम अ specific angles. On the other hand, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one. He does not want the viewers to borrow his eyes. He wants the beholders to enter his mind. One can enter a Chinese landscape from any point of and move across leisurely and come back. देखिए अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंस बताने की कोशिश की है। कहते हैं जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप हमारी आंखों से देखो, जो भी हमने पेंट किया है, जो भी हमने ड्रॉ किया है, आप हमारी आइज़ से देखो, आप हमारी आइज़ को गौर करो और आप उसी में से देखो, जो एग्जैक्ट हमने चीज़ बनाई है वो आप लोग देखो। तो कहते हैं इसी तरह से जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं, चाइनीज़ पेंटर जो है वो क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उनको ये था कि इसमें आपको अपने दिमाग से सोचना है। वो हमें ये कहते हैं, जो चाइनीज़ व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप अपना जो दिमाग है, एंटर हिज माइंड, आप अपने दिमाग में घुसो, जो आपकी इमेजिनेशन हो रही है वो आप करो, आप हमारी आंखों से मत देखो, जो हमने ड्रॉ किया उस चीज़ को मत देखो, आप खुद अपनी इमेजिनेशन यहाँ पे लगाओ। तो कहते हैं ये उनके बीच में क्या थी, डिफरेंस था। नेक्स्ट कहते हैं द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स। This participation is both physical and mental. The stories about paintings of the Boudouxis and old story from the Flanders amply illustrate the difference। देखो इस यहाँ पे उन्होंने हमें डिफरेंस बताने की कोशिश की है। कहते कहाँ पे हमें डिफरेंस पता चला, उन्होंने पूछा ना कि हमें एग्जाम्पल के साथ बताना। तो कहते बूडोज़ी जो था उसने क्या बनाई थी, अपनी एक जो पेंटिंग बनाई थी उसमें क्या था, उसमें इमेजिनेशन थी,
ठीक है, इमेजिनेशन से रिलेटेड थी, और जो फ्लेंडर है उसने जो बनाई थी वो क्या थी, टोटली उससे डिफरेंट थी। तो बेटा इस आंसर में अगर आपको लगेगा ना कि ये जो आंसर छोटा है, जहाँ मतलब आपको उसमें थोड़ा सा और ऐड करोगे, इसमें एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दिए गए, सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि वो जो चाइनीज़ पेंटर था उसने किस टाइप की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, और जो दूसरा था यूरोपियन था उसने किस टाइप की बनाई थी, उसने वहाँ पे क्या किया था, फ्लाई जो है वो बनाई थी, तो वही फ्लाई जो है वो उसको दिखी थी, लेकिन जो चाइनीज़ था उसने क्या किया था, उसने इमेजिनेशन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ की थी। तो आप इस तरह का भी यहाँ पे डिफरेंस, इस तरह की भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सेंसोई एंड द फंडामेंटल नोशंस ऑफ द डायोज्म। अब सेंसोई और डायोज्म जो है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या चीज़ है, वो हमने इसमें पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सेंसोई इज़ अ चाइनीज़ वर्ड, ये चाइनीज़ वर्ड है, इट लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर्स। तो इसका मतलब क्या था, सेंसोई का मतलब क्या था, माउंटेन एंड वाटर। द टू एलिमेंट्स यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। तो वर्ल्ड लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ किया गया था, वो कौन कौन से हैं, माउंटेन्स एंड वाटर्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। दे आल्सो रिफ्लेक्ट द डायस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और वो हमें डायस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी बताता है। मैंने कहा था ना कि वो क्या होती है, इनर के बारे में सोचना, मतलब अंदर के बारे में सोचना, डायोज्म में इसमें बताया गया था। तो कहता है कि द माउंटेन इज़ जैंग। तो माउंटेन को इसमें क्या कहा गया है, लैंडस्केप बनाते हैं ना वो जो चाइनीज़ होते हैं, तो माउंटेन को इसमें क्या कहा जाता है, जैंग कहा जाता है, और जो वाटर होता है उसको कहा जाता है जिन। तो कहता है द माउंटेन्स राइजेस वर्टिकली टूवर्ड्स द हेवन, माउंटेन्स इज स्टेबल्स वार्म्स एंड ड्राई इन द सन। तो यहाँ पे माउंटेन के बारे में बताया गया है कि वो क्या होता है, वर्टिकली वो खड़ा होता है टूवर्ड्स द हेवन, हेवन की तरफ। माउंटेन जो होता है वो स्टेबल होता है, वार्म होता है, और ड्राई इन द सन। आगे नेक्स्ट वो कहता है कि जो वाटर है, वाटर हॉरिजेंटल होता है, वो पानी बहता है ना, कहता है वाटर जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, रेस्टेड ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद वाटर इज फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है एंड कूल होता है। देन वो कहता है कि जिन इज रिप्रेजेंट रिसेप्टिव एंड फेमिनिन एज एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी, जैंग इज कम्प्लीमेंट्री पार्ट, जैंग इज एक्टिव मैस्कुलिन। देखो यहाँ पे उसको मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो जैंग को क्या बनाया गया है, बताया गया है यहाँ पे, उसको बताया गया है ये मैस्कुलिन है, ठीक है, उसके साथ इसको मतलब कंपेयर किया गया है। और जो जिन है उसका किसके साथ किया गया है, फेमिनिन के साथ। तो ये उन्होंने क्या किया था, इंट्रैक्शंस ऑफ द जिन एंड जैंग इज फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोज्म। तो ये क्या है, डायोज्म की एक फंडामेंटल नोशन है। कहता है देयर इज एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट्स आल्सो। अब उसमें थर्ड एलिमेंट के बारे में भी तो बताया गया था ना, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अब उसमें थर्ड एलिमेंट जो है, टू तो हमें बताए गए थे जो हमें दिख रहे थे, और थर्ड एलिमेंट देखो इसमें क्या है, कहता है देयर इज असेंशियल थर्ड एलिमेंट्स, इट इज द मिडल वॉइस वेयर द इंट्रैक्शन टेक प्लेस, दिस मिडल void is essential, nothing can happen without it. The concept of the middle void can be made clear by comparisons to the yogic practice of the pranayam. We breathe in, retain the breath and breathe out. The suspensions of the breath is void where meditations occur, hence the white unpainted space has special importance in the Chinese landscape. तो अब ये देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि चाइनीज लैंडस्केप में जो एक स्पेशल उन्होंने स्पेस रखी होती है बीच में, वो क्या है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, वो देखना आपने यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन लगा के आप उसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, तो उसने क्या हमें बताया कि जहाँ पे जिंग और जैंग, मतलब जहाँ पे माउंटेन और रिवर जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं, तो वो एक खाली प्लेस होती है ना, तो कहते हैं यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, दोनों को मिलने का उनका जो पॉइंट होता है, ठीक है, वही क्या होता है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, जो एक जोगी होते हैं, ठीक है, जो भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए ही वो उस पर लीन हो जाते हैं, तो उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। कहते हैं कि जैसे जोगी होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक बार अपनी सांस को छोड़ते हैं, एक बार सांस को मतलब लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। कहते हैं जब इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हुए, और वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे वो सांस को रोकते हैं, क्योंकि पहले सांस ली तो जहाँ पे रुकी है सांस, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़नी है ना, तो कहते हैं यहाँ पे सांस रुकती है, वो जो पॉइंट होता है जब वो पॉइंट आता है तो फिर वो भगवान में लीन हो जाते हैं। तो यही मतलब ये पॉइंट बताया कि जब यहाँ पे हो जाती है सांस रुकती है तो तब वो भगवान से उसकी आत्मा जो होती है वो मिल जाती है। तो कहते हैं यही इंपॉर्टेंस होती है किसमें, चाइनीज़ पेंटिंग में, जो वो बनाते हैं ना लैंडस्केप,
उसकी यही इंपॉर्टेंस बताएगी कि वो क्या करते हैं, इनके बीच में इमेजिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये था बेटा इस क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मैन इज द आई ऑफ द लैंडस्केप सेज फ्रांसॉय चैंग डिस्कस। कहता है द रोल ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डॉइस्ट। यही सेम जो मैंने आपको आंसर बताया है उसी के बारे में कहा कि द आई ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है, जो उन्होंने बताया हुआ है हमें। तो इसमें भी यही चीज़ बताया है। कहते हैं कि द रोल ऑफ द मैन इन द यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डॉइस्ट व्यूज ऑफ द universe. Dualisms recognize two contrasting but complementary elements in the universe. These are called Yang and Yin. Yang is active masculine stable forms and dry, whereas Yin is receptive feminine moist and cool. The interactions of the Yang and Yin occur in the middle void. Hence this middle void is essential as nothing can happen without it. तो देखो उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि जो रोल ऑफ द मैन, जो मैन का एक रोल है इन दिस यूनिवर्स में, वो कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डॉइस्ट व्यूअर ऑफ द यूनिवर्स की। जो डॉइस्ट बताया गया है, बताया गया ना इनर मतलब जो हमारी होती है उसके बारे में बताया गया कि हम कैसे उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो वही इस चीज़ में बताया गया है। तो कहते हैं जो डॉइस्ट है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है दो अलग तरह की चीज़ों के साथ। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैंग और जिंग। तो जैंग और जिंग मैंने आपको बताया, जैंग जो है आपका वो होता है मतलब माउंटेन को कहा गया और वो वाटर को कहा गया, जिन आप वाटर को कहा गया, उसको मस्कुलिन कहा गया, उसको फेमिनिन कहा गया। तो कहते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, वहीं पे हमारी जो इमेजिनेशन है वो स्टार्ट होती है। जो भी हमने सोचना होता है, जो भी हमने करना होता है, वहीं पर हमने करना होता है। तो कहता है ये जो मिडल पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते। मतलब एक इंसान को इसके साथ कंपेयर करने की उन्होंने कोशिश की है। आगे कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन इन हिज फंडामेंटल रोल इन द यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द डॉइजम्स। मैन एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ. He is the medium of the communications between both poles of the universe. Even if it is only suggested, he occupied an important position in the universe. He is not lost or oppressed by the lofty peaks. Man's presence is essential as he is the most important feature or eyes of the landscape. We cannot see without eyes. Similarly, the universe is incomplete without man. देखो यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि मैन इज़ द आइज ऑफ द लैंडस्केप। इसमें भी उन्होंने हमें यही चीज़ बताने की कोशिश की है। कहते हैं कि जो मैन होता है ये किस में एग्जिस्ट होता है, हेवन और उसमें अर्थ के बीच में, ठीक है, उसी के बीच में होता है ना इंसान। कहते हैं कि ही इज़ द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशंस बिटवीन बोथ पोल्स। जो बोथ पोल्स हैं यूनिवर्स के, इंसान ही तो है। जब वो अपना ध्यान लगाएगा, अपनी इमेजिनेशन लगाएगा, तो ही वो क्या कर सकता है, वो भगवान के साथ मिल सकता है। उसको जो अर्थ होती है उसका भी पता चल जाता है, जो उसका यूनिवर्स होता है उसको भी पता चल जाता है। तो कहते हैं कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करने वाला बहुत बड़ा मीडियम है, मैन के लिए कहा गया है। कहता है उसकी आय से भी हम सब कुछ देख सकते हैं। तो कहते हैं कि he is not lost or oppressed by the lofty peaks. Man is presence is essential as he is the most important feature or eye of the landscape. तो मैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आई ऑफ द लैंडस्केप इसे हम कह सकते हैं। कहते हैं मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो क्या कहते हैं कि वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। सिमिलरली यूनिवर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन। तो कहता है कि जो यूनिवर्स है वो मैन के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैन ही तो होता है ना, इंसान ही तो होता है। जब वो ध्यान लगाता है तब ही वो क्या कर पाता है, भगवान के साथ भी वो मिल पाता है, ठीक है, उसको धरती का भी पता चल जाता है। तो जो इंसान होता है, ठीक है, उसके बिना ये दोनों को मिलाना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नेकचंद्स वर्क इज excellent as the work of a genius and is appreciated world over justified. अब नेकचंद जो है उसके बारे में, उसके काम के बारे में बताना है कि उसका काम जो है वो बहुत ही अच्छा था, किया था उसने, रॉक गार्डन जो है उसको रेडी किया था, तो उसको अप्रिसिएशन मिली थी पूरे वर्ल्ड से, तो उस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। कहते हैं नेकचंद्स वर्क इज acknowledged as India's biggest contributions to outsiders art. तो जो नेकचंद का वर्क है वो क्या है, एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू आउटसाइडर्स आर्ट, ठीक है। वो आर्ट उनको नहीं आता था, उन्होंने कोई पेंटिंग वगैरह नहीं सीखी हुई थी, तो
उनकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। मैंने आपको लास्ट में भी ये बताया था, जब वो हमारे चैप्टर उसके लास्ट में। तो कहते हैं कि जो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने कोई पेंटिंग वगैरह कोई आर्ट उन्होंने नहीं सीखा हुआ था, वो आउटसाइडर थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी हुई थी। कहता था 5th issues of the Raw Visions, a UK based magazines that initiated the outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waters on the anniversary issues cover. It reported how Nek Chand had used everything from a tin to sink to a broken down car to create a work of art that took him to the pinnacles of the glory. देखिए अब नेक चंद के वर्क के बारे में उन्होंने कहा कि यूके की मैगजीन में इसको क्या किया गया था, इसको छापा गया था, उसमें उसको पब्लिश किया गया था यूके की मैगजीन में। तो कहते हैं उसमें उसके काम के बारे में बताया गया था, तो कैसे जो नेक चंद थे उन्होंने कैसे काम किया था। उनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस मतलब वो चीज़ उन्होंने बनाई थी उस गार्डन में, रॉक गार्डन में बनाया था ना, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ थी वो क्या थी, वुमेन बाय द वाटरफॉल, कि जो वाटरफॉल हो रहा था वो कौन कर रही थी, वुमेन कर रही थी। ये उन्होंने वहाँ पे आर्ट बनाया था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। रॉक गार्डन में ये उन्होंने बनाया था, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, फेमस हुआ था। तो ये यूके की जो मैगजीन है उसमें भी इसको बताया गया था। तो कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने यूज़ किया था, जो भी मटेरियल इसमें यूज़ किया था वो उसने क्या यूज़ किया था, वो उसने टिन जो होगी, सिंक जो होती है हमारी, ठीक है, उसका उन्होंने यूज़ किया हुआ था। ब्रोकन कार है उसके पीसीस जो होती है, मतलब होता है ना कि वेस्ट मटेरियल जो लोग फेंक देते हैं, कहता है कि उन मटेरियल्स को इसने क्या किया था, उनका यूज़ किया था और यूज़ करके इसने बहुत अच्छा वहाँ पे आर्ट बनाया था। तो रॉक गार्डन जो है वो इसके द्वारा ही बनाया गया है। तो कहता था स्विच कमीशंस फॉर यूनेस्को applauded his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams, and decided to honor him. They decided to put an exhibition of the work as his work. However, the greatest honors for him was seeing people enjoy the creation. तो देखो अब जो यूनेस्को है, ठीक है, वो कमीशन अब इसको क्या कर रहा है, इसको अब वो अवार्ड देना चाहता है। और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था कि मतलब कैसे एक पर्सन जो है उसने एक ड्रीम देखा और कैसे उसने अपने ड्रीम को पूरा किया, कि कैसे एक सिंगल पर्सन है उसने ये किया था, रॉक गार्डन उसने बनाया था। तो कहते कैसे उसने वो ड्रीम देखा, कैसे उसने उसको कंप्लीट किया। तो अब उसको क्या किया जाएगा, उन्होंने डिसाइड किया था कि अब इस इंसान को क्या किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा। तो कहते हैं कि इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी, और एग्जीबिशन जो है कि वहाँ पे लोग आएंगे और इसको देखेंगे। इस तरह से उसको क्या किया गया था, ऑनर करने के लिए उन्होंने कहा था कि लोग यहाँ आएँ और देखें इसके काम को और इन्जॉय करें। तो बेटा ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आपको मैंने कहा था कि इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो भी आपको करने होंगे, बिकॉज आपको कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो थीम वगैरह जैसे हो गए, आपको स्टोरी वगैरह जैसे होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस, करैक्टर वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में से मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करवाऊँगी। देन हम अब कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसे हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।